हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट दो वीडियोस के अंदर देखा क्लास 9 के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर एंड स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में हमने बात करी। हमने मिक्सचर्स के बारे में, होमोजीनस हेटेरोजीनस मिक्सचर्स के बारे में बात करी। नाउ दिस थर्ड चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये 9th में आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि अगर आप 11th में जाके साइंस लेते हो तो अगले दो चैप्टर्स आपका 11th का बेस भी रेडी कर रहे होंगे। तो ये दोनों चैप्टर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनकी नॉलेज वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा मानना है कि क्लास 9 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये एक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम लोग कवर करेंगे एटम्स को, एटॉमिक थ्योरी को, मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 5 टॉपिक हैं मेजर जिनको हम कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एटम, एटम क्या है? अब फॉर एग्जांपल कि आप एक घर बनवाते हो, ठीक है, अगर आप एक इस तरीके से कुछ घर बनवा रहे हो और आपसे पूछा जाए घर की बेसिक यूनिट क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, आप क्या बोलोगे? ईंट है। जो ईंटें हैं वो आपस में मिलकर एक घर को बना रही हैं, तो ठीक है। तो उससे भी छोटा कुछ है, एक घर के पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल ईंट एक घर का क्या हो सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या हो सकती है, सबसे छोटी यूनिट हो सकती है। क्या ईंट से छोटा भी कुछ है? यस, इस दुनिया की सबसे छोटी चीज में से एक है एटम। ठीक है, सबसे छोटी चीज में से एक नहीं, सबसे छोटी चीज है एटम। यानी कि जो भी हम अपने आसपास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देख रहे हैं, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ह्यूमंस है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, जिस भी चीज़ की एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर, वो चीज़ किससे मिलकर बनी है? एटम से। तो इसके दो थ्योरीज हैं। फर्स्ट इज योर एंशिएंट थ्योरी एंड सेकेंड वन इज योर मॉडर्न थ्योरी। हम थोड़ा मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, बट एंशिएंट थ्योरी में क्या कहा गया है कि दुनिया का हर एक सामान, हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी है? परमाणु से मिलके बनी है, एटम से मिलके बनी है। यानी कुछ तो ऐसा रहा होगा, ऐसा कहा गया कि कुछ तो ऐसा है इस दुनिया में जो सबसे छोटा है, जिससे मिलके सारी दुनिया बनी है एंड जिसको आज हम एटम के रूप में जानते हैं। अब मॉडर्न थ्योरी भी क्या बात करती है? मॉडर्न थ्योरी एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में बात करती है, कैसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम दोनों को देख रहे हैं। तो एटम क्या है? सबसे छोटी यूनिट है इस दुनिया की, यानी कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, एटम सबसे छोटा है। अगले चैप्टर में हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्या एटम से छोटा कुछ है या एटम के कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि सबसे छोटी यूनिट इस दुनिया की कौन सी है जिससे मिलकर सारी चीजें बनी है, दैट इज एटम। तो महर्षि कनंदा ने, जो हमने एंशिएंट थ्योरी के बारे में पढ़ा, उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम। एटम का क्या मतलब है? वो चीज जिसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सबसे छोटी चीज किसी भी एलिमेंट की जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट ले सकती है, दैट इज एटम। ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम आपस में मिले वाटर मॉलिक्यूल बन गया, राइट? ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है मैटर का, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब मॉलिक्यूल क्या है? जब ग्रुप ऑफ एटम्स आपस में आते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल भी दो तरीके के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हुए? दो एटम आपस में कंबाइन हो गए। अब ये कंबाइन किस तरीके से होंगे? या तो सेम टाइप के होंगे तो होमो एटॉमिक, और अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो हेट्रो एटॉमिक। जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिल गए, मॉलिक्यूल बन गया H2। ठीक है, H2 बन गया, तो H2 क्या हो गया आपका? होमो एटॉमिक। दो अलग अलग टाइप के एटम्स मिल गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गए, तो हेट्रो एटॉमिक, H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एंटोनी ने फाउंडेशन ले करी थी ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज। तो उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट लॉज दिए थे, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको बोला जाता है। इन्होंने कौन से 2 लॉज दिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ें तो इसके अंदर सिंपल सी एक चीज है, तो कंजर्वेशन जहां पर भी आएगा ना, अभी तक आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा, कंजर्व रहता है, मास है, आने वाले टाइम में आप एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ रहे होगे। तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है? जितना स्टार्टिंग में था उतना ही एंड में, यानी कि मेंटेन रहेगा। अब कैसे मेंटेन रहेगा वो देखते हैं। तो पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि जब भी दो एलिमेंट, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा फाइनल, उनका जो मास है वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे
हाइड्रोजन का HCl, अब पहले हम एटम के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। HCl, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है। NaOH, Na का एक आपका एटम है, एंड O एंड H, इस तरीके से देखते हैं। एक H हो गया, एक Cl हो गया, एक Na हो गया, एक O हो गया, एक H हो गया, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। इनका जो भी अपना अपना मास होगा वो वहां पहुंच गया होगा, राइट। क्लोरीन और सोडियम आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो Na एक था तो एक आगे चला गया Cl, तो बैलेंस है। यानी कि जितना हमारे पास मास था, जितना हमारे पास सामान था रिएक्टेंट रिएक्ट करने से पहले, उतना ही हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में भी मास है। अब इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जो कार्बन है उसका जो मास होता है वो होता है 12, ठीक है। इसको आगे समझते हैं कैसे। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 और 4 हैं तो कितने हो जाएंगे 4, तो कितना होगा 12 + 4 16 ग्राम हमारे पास मीथेन बन गया। CH4 इज मीथेन। एंड ऑक्सीजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक का मास होता है 16 तो 2 का मास हो गया 32, ठीक है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का मास कितना हो गया O2 का 32, लेकिन हमारे पास कितने हैं 2 O2 है तो कितना हो गया 64 और 16 80 ग्राम रिएक्टेंट है हमारे पास। तो जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, कार्बन 12 + 32 कितना हो गया आपका 44, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 44। कार्बन एक था क्या मेंटेन है, एक कार्बन 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 × 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। यानी कि 2 ऑक्सीजन बच गए, 4 हाइड्रोजन बच गए, तो वाटर बना, ठीक है। 18 2 जा 36, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 और 2 हो गया हाइड्रोजन का 18 दूनी 36 और 44 80, तो ये हो गया 80। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे 80 ग्राम का, हमारा फाइनल प्रोडक्ट कितना बना 80 ग्राम का। मास सेम है, हमारे पास हाइड्रोजन 4 थे तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, हमारे पास ऑक्सीजन भी 4 थे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कार्बन एक था, कार्बन एक है तो बैलेंस भी हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, जितना हमारे पास रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट का भी आएगा। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो हमने देखा कि कैसे प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है, हमने पढ़ा हमारे पास 2 लॉ हैं, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंस। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां पे जो केमिकल सब्सटेंस बन रहा है तो मास के अकॉर्डिंग सेम प्रोपोर्शन में ही चीजें होंगी। जैसे कि कभी भी, जैसे ये हो गया आपका हाइड्रोजन तो ये 4 है और ये हो गया ऑक्सीजन 32, 1/8 के रेशियो में दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो जब भी H2O बनेगा वो हमेशा 1/8 के रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। आप 1 मॉलिक्यूल बनाएं, आप 10 मॉलिक्यूल बनाएं, आप 1000 मॉलिक्यूल बनाएं, वो इसी प्रोपोर्शन में रहेगा 1:8 में, ठीक है। जब भी आप NO बनाएंगे, ठीक है, NO का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये कितना होता है, ये 14/16 का मास है, तो ये हो क्या हो गया कि मास के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक प्रोपोर्शन है, 14:16 ही इसका मास रहेगा और मॉलिक्यूल कितने रहेंगे 1:1, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। अब मास वाइज बात करें NO2 की तो 14:32 रहेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन वाइज तो 1:2, यानी कि एक नाइट्रोजन का अगर एटम ले रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन के लेंगे। सिमिलर विद अदर मॉलिक्यूल्स, ये यानी कि मास भी इनका हमने क्या देखा, The element are always present in definite proportion by mass in a chemical substance। यानी कि मास एक definite proportion है ना NO का, ठीक है, NO 14/16 एक definite proportion है, and constant proportion and definite proportion, and molecule wise अगर बात करें, atom wise बात करें तो 1:1 का है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए, तो इस तरीके से ये है। Now we will talk about the atomic theory, जो कि किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी, और जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन दोनों लॉज को, ठीक है। जॉन डाल्टन प्रपोज एन एटॉमिक थ्योरी दैट एक्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव 2 लॉज। जो 2 लॉ दिए उनकी एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी के थ्रू है। एज पर द थ्योरी ऑल मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो ये सारे एटम से मिलकर बने हैं, चाहे आपका एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट दिए थे। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम से बना है, सारे मैटर जो है वो एटम से बने होते हैं और एटम को आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। एटम कभी भी बनाए नहीं जा सकते,
ना बिगाड़े जा सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन, ना किसी एटम को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना नए एटम को बना सकते हो। एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक जो एलिमेंट है वो आप 1 ग्राम लो, 10 ग्राम लो, 100 ग्राम लो, 1000 ग्राम लो, ठीक है। एक एलिमेंट का आप एटम अगर ले रहे हो, वो एक एटम लो या 10 एटम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एलिमेंट का है ना, सेम एलिमेंट का है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आप ओ ले लो, ठीक है, या फिर आप किसी और ऑक्सीजन के सैंपल लो और वहाँ से ऑक्सीजन ले लो, तो सेम एलिमेंट के, तो इनका नेचर सेम होगा, सेम साइज होगा, सेम मास होगा और सेम कैरेक्टर शो करेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ पंजाब की ऑक्सीजन को लिया, यहाँ से मैंने राजस्थान की ऑक्सीजन को लिया, जब भी हाइड्रोजन से मिलाऊंगा दोनों वाटर बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है, आप ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है सेम है ना भाई, तो उसको कहीं से भी लोगे, कहीं से भी आप ले रहे हो तो वो सेम तरीके का नेचर शो करेगा, सेम साइज, सेम मास एंड सेम कैरेक्टर। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन दोनों के एटम अलग हैं, तो इनके क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, ठीक है। एटम फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग देम इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि आधा ऑक्सीजन नहीं लेंगे हम, ऐसा नहीं लेंगे 1.25 या 0.25 ऑक्सीजन का एटम नहीं होगा, क्योंकि एटम तो सबसे छोटा है ना, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, तो वो होल नंबर में ही होगा, एक तो मिनिमम होगा, है ना। तो आधा नहीं हो सकता एटम, एटम 0.25 नहीं हो सकता, एटम 1/4 नहीं हो सकता, एटम 1/3 नहीं हो सकता, 1/7 नहीं हो सकता। क्यों? एटम तो खुद सबसे छोटी यूनिट है, हमने इनिशियली देखा। तो हमेशा एटम जो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो होल नंबर के रेशियो में रहेंगे। अ कंपाउंड कंटेन अ कांस्टेंट नंबर ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एटम, तो हमने देखा डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। तो उनका हमेशा, जैसे हमने अगर H2O बनाना है, वाटर बनाना है, तो हमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लगेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास 10 है। अब क्या करें? तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल ही बन पाएगा वाटर का, H2O, और बाकी का ऑक्सीजन नहीं यूटिलाइज होगा, क्योंकि भाई कांस्टेंट है ना वो। वाटर बनाने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए। अगर बाकी का ऑक्सीजन अगर बच गया हमारे पास, अब हम उसका क्या करें? उतना हमारे पास हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए। तो हमेशा कांस्टेंट नंबर में ही कंपाउंड फॉर्म होते हैं, और सिमिलर काइंड के जो भी होते हैं, जैसे वाटर के बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर चाहिए ही, ठीक है। तो एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो बहुत सिंपल सा इन 3-4 डायग्राम से देखते हैं कि एटम जो है स्फेरिकल है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पहला पोस्टुलेट। सिमिलर टाइप का अगर एलिमेंट से आपने लिया है एटम, तो वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। सेम मास होगा, सेम शेप होगी, सेम साइज होगा। डिफरेंट एलिमेंट से लिया है तो डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप एंड साइज हो सकता है। एंड हमेशा देखिए होल नंबर के अंदर ही वो आपस में कंबाइन करेंगे। अगर मीथेन है, ऑक्सीजन से मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस एटॉमिक थ्योरी को हम यूज करते हैं एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर दीज 2 लॉज। अब ड्रॉबैक क्या था? जॉन डाल्टन साहब ने थ्योरी तो अपने को दे दी, तो इस थ्योरी का गलती कहाँ थी इस थ्योरी में, ठीक है। अब ये इस थ्योरी में ये बताना भूल गए या ये नहीं बता पाए, दैट इज कि जो एटम है उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन लोगों का एटम सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, बट इससे छोटा है, यानी कि वो पार्टिकल जो खुद एटम के अंदर है। भाई एक घर है, मान लेते हैं एक सोसाइटी के अंदर एक घर है, वो सबसे छोटा है, ठीक है। अब इससे छोटा क्या हो सकता है? इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, बट हाँ इससे छोटा हो सकता है ना, इस घर के अंदर जो कमरे होंगे वो इससे छोटे होंगे, इस घर के अंदर जो सामान रखा होगा वो इस घर से छोटा होगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल जो खुद एटम के अंदर है, ठीक है। तो इन्होंने वो नहीं बताया कि एटम हैव बीन फाउंड टू बी, जब लेटर ऑन पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एंड द इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और भी होते हैं, कई सारे होते हैं इसके अलावा भी, बट मेजरली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो डाल्टन साहब ये नहीं बता पाए। डाल्टन साहब ने कह दिया कि भैया देखो बात ऐसी है कि अपना एटम सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ नहीं है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता, बट तोड़ा जा सकता है, या फिर इससे छोटा भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इससे भी छोटे हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ज़रूरी नहीं है जो हमेशा ये होल नंबर के अंदर ही कंबाइन करें, ठीक है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 2 इनके ड्रॉबैक थे। एटम के बारे में पढ़ते हैं दोबारा से, अगर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, रिलेटिव साइज
बहुत छोटा होता है। रेडियस कितना है हाइड्रोजन का, 1/10⁻⁻10, ठीक है। एंड बहुत छोटे होते हैं, कांट बी सीन इवन द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हमने एटम को थोड़ा सा रिवाइज किया, एटम के बारे में हमने क्या कुछ पढ़ा। सिंबल ऑफ एटम्स, तो फिर एटम्स को सिंबलाइज किया गया है, एटम्स को कुछ सिंबल दिए गए जिससे हम पहचान सकें कि जब हम लिख रहे हैं, अब मैं लिख दूं एटम ओ, को समझ में नहीं आ रहा, एटम आई को समझ में नहीं आ रहा, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आयरन, आयोडीन, ठीक है, इंक, किसके बारे में बात हो रही है, नहीं पता चलेगा। तो हमने कुछ सिंबल दे दिए, इनको सिंबल से पता चल जाता है ना हमें कि कौन सी चीज़ क्या है, तो हमने सिंबल दे दिया, जैसे हाइड्रोजन का कार्बन, लीड, सिल्वर, आयरन, इस तरीके से हमने सिंबल्स प्रोवाइड कर दिए। देन हमने बात करी एटॉमिक मास के बारे में। एटम सबसे छोटा है एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू आइसोलेट सिंगल एटम एंड देन वेट इट, ठीक है। The mass of an atom of an element also extremely small. So gram or kilogram is a very big unit to express the mass of an atom of a particular element. The mass of an atom of an element is called as atomic mass. तो एटम भैया बहुत छोटा है, हम देख पा रहे हैं कि उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पा रहे। तो अब ऐसा नहीं है कि एक एटम का मास निकाला जा सकता है, और अगर हम एक का मास निकालते हैं तो उसको किलोग्राम, ग्राम के अंदर हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो एटॉमिक मास एक चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, हम द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास के बारे में भी बात करेंगे। अब एटॉमिक मास को हम किससे लेते हैं, तो हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं कि ना इसके थ्रू हम एक्सप्रेस करेंगे। तो हमने कार्बन 12 को, C12 को, अब कार्बन के भी ना डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, एक का 12 होता है, एक का 13 होता है, एक का 14 होता है। तो हमने C12 जिसका 12 मास होता है, जो 12, 13, 14 वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, इनको क्या बोलते हैं, क्या होते हैं। तो जो 12 वाला है उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हम इसके क्या कहते हैं कि इसको देखकर हम मास के बारे में बात करेंगे किसी भी एलिमेंट के, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात करी, तो हम C12 को कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेटिंग द मास, ठीक है। तो इस तरीके से हम मास को एक्सप्रेस करते हैं C12 के बेसिस पे। कैन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अब क्या एक एटम भैया रह सकता है, शायद से नहीं, नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बिकॉज एटम ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, किसी ना किसी से रिएक्ट कर जाएंगे। जो नोबल गैसेज है जो स्टेबल होती हैं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये स्टेबल होती हैं, इनको ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने की। बट बाकी जो इतने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए फ्री स्टेट में नहीं रह पाते। ये केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम नोबल गैसेज, बट बाकी एटम नहीं रह पाते, ठीक है। तो बाकी एटम कंबाइन करते हैं तो वो दो चीज़ें बनाते हैं, ईदर आयन और मॉलिक्यूल। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर आपका मॉलिक्यूल बना देंगे जो कि न्यूट्रल होगा। तो मॉलिक्यूल क्या है, जब दो या उससे ज़्यादा एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं और एक साथ आते हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, इनके अंदर न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। अब ये भी दो तरीके के, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जो सेम एटम से मिलकर बने हैं, जैसे H2, O2, S8, P4, H2, हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिल गए, ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिल गए, होमो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक जो दो अलग तरीके के एटम से मिलकर बने, जैसे कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन H2O बना दिया, कार्बन एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो इस तरीके से तो मॉलिक्यूल क्या है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं, that is molecule. Molecules of atom, the molecules of an element are formed by combination of similar types of atom, ठीक है। helium is made up of only one atom with oxygen is made up of 2 atom। अब एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसके बारे में अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जो हीलियम है वो एक एटम से बन जाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल उसका, क्योंकि स्टेबल है। हमने बात करी ना, हीलियम जो स्टेबल है, रिएक्ट नहीं करता, नोबल गैस में है। ऑक्सीजन को लेकिन रिएक्ट कर सकता है, तो दो एटम को आपस में पास आना पड़ता है क्योंकि वो रिएक्टिव है। जब दो पास में आते हैं तो स्टेबल बन जाता है क्योंकि उनके पर फिर चार्ज नहीं रहता। एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल हीलियम इज मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द एटॉमिसिटी। मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट, एक सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। डायएटॉमिक जिनमें दो एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे आपकी गैसेस O2 हो गया, ठीक है।
ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, टेट्रा जिसमें 4, और पॉली एटॉमिक जिसमें 2 या उससे ज़्यादा जब एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आयंस, तो कंपाउंड कंटेन्स मेटल एंड नॉन एज वेल एज नॉन मेटल्स, दोनों इस कैटेगरी में लाई करते हैं। दीज एलिमेंट्स इंक्लूड चार्ज स्पीसीज विच आर नोन एज आयंस, चार्ज स्पीसीज होते हैं जिनको आयंस बोला जाता है। अब आयंस किस वजह से बनते हैं? 2 वजह से, अनायंस बनते हैं और कैटायंस बनते हैं। अब ये 2 वजह क्या है? या तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो कम हो, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इस केस में मान लेते हैं -5 आ गया और प्रोटॉन कितना है +3, तो -2 का चार्ज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास +5 प्रोटॉन है और -3 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज देखेंगे तो +2, तो कैटायन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एनायन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरीके से आयंस बनते हैं आपके, जब वहाँ पे देयर इज अ डिसबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उसमें चार्ज का एक चार्ज क्रिएट होता है, तो उनको हम लोग आयंस बोलते हैं। दैट कैन बी कैटायन और एनायन। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। कैटायन कैसे बनता है? जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो उसको कैटायन बोलते हैं। एनायन क्या होता है? जब वो गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है Na+, क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तभी दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है Na+ और Cl- का, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ये एक इसने दे दिया, एक इसने ले लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। सोडियम हैज़ 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल 0 चार्ज। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वेयर एज क्लोरीन है 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन, 0 चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ और मोर एलिमेंट इन अ, यानी कि कॉम्बिनेशन से बनता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। जब वेट के कंबाइन कैपेसिटी, जब 2 एलिमेंट सेम एक या एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में आते हैं बाय वेट, तो वहाँ पे क्या है कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद अ डेफिनेट नंबर एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। यानी कि एक एटम ए एलिमेंट का, एक एटम बी एलिमेंट का, दोनों आ गए तो उन्होंने एक सी कंपाउंड बना दिया। वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, की कंबाइनिंग कैपेसिटी उनकी क्या है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू अ केमिकल कंपाउंड। यानी कि वैलेंसी कैसे डिफाइन किया जाता है कि एक एटम जो है किसी भी एलिमेंट का कैसे कंबाइन करेगा अनदर एटम से ऑफ अ एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टेन रूल्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। पहली बात, वैलेंसीज ऑफ द आयंस मस्ट बी बैलेंस। तो जो वैलेंसी है, ठीक है, जो भी वहाँ पे चार्जेस हो रहे हैं या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो हमेशा हमने बैलेंस करने हैं, उसको हमेशा हमने एक स्टेबल फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। In the case of metal and non-metal substances are present in the compound, the name of the metal is always written with a chemical formula, जैसे सोडियम क्लोराइड तो NaCl, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ अ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल क्या है Na, ऑक्साइड का क्या है, ऑक्सीजन का O। तो सोडियम पे चार्ज कितना है +1, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है -2, तो -2 को +1 कैसे करेगा? जब 2 हो जाए यानी कि +2 हो जाए तो -2 0 हो जाएगा, तो इसके आगे हम 2 लिख दें तो Na2O, तो ये एक केमिकल फॉर्मूला हो गया। Al, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है +3, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है -1, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं +3, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा चार्ज, तो AlCl3, 3 क्लोरीन हमें चाहिए। इसी तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड द मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास क्या है कि एटम आपस में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, तो हाइड्रोजन का अपना मास है जिसको हमने एटॉमिक मास बोला, ठीक है, जिसको हम कार्बन 12 की को स्टैंडर्डाइज करके फिर उसके थ्रू लिखते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया 1U, AMU या U। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14U, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो हम H2O की बात करते हैं स्पेसिफिकली, H2O, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सारे एटॉमिक मास को जब आप कंबाइन कर देते हो, जैसे एक मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर का, किसके थ्रू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो हाइड्रोजन का मास कितना है आपका 2, ऑक्सीजन का मास कितना है +16, तो कितना बन गया ये
18, ठीक है। इसको दोबारा लिख देते हैं 2 + 16 = 18, ठीक है। ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हमने देखा 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 दूनी 32, 32 और 2 34 और 10 44, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो गया 44। HNO3 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और इसका 16 होता है लेकिन 3 है, तो हमारा टोटल कितना आ गया 63U। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इसका फॉर्मूला यूनिट मास। एक फॉर्मूला हमने जब लिखा तो उस फॉर्मूला के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो सम है दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे कि ZnNa2O को ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो Na कितना होगा 23 है सोडियम का मास, प्लस ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1, मास कितना है 16। तो इस तरीके से जब हम इसको टोटल करेंगे दैट इज 62U। तो एक फॉर्मूला के अंदर जैसे सोडियम क्लोराइड कैन बी कैलकुलेटेड है, क्लोराइड का कितना होता है 35.5, सोडियम का कितना होता है 23, दोनों को कंबाइन करेंगे 58.5। तो एक जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसका मास, यानी कि उस फॉर्मूले के अंदर जो भी आपके एटम्स आ रहे हैं उनको उनके मास को कंबाइन कर दोगे तो फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा। नाउ मोल कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि 11th क्लास में फिर से आएगा, ठीक है। सो ये जो 23 जहाँ पे भी लिखा है 1023, ये इस तरीके से है 10⁻23, ठीक है। मोल इज अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट हैज अ मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्पीसीज, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और पार्टिकल। मोल क्या एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है जिसका जो मास है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्पीसीज के बराबर, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस के बारे में बात करते हैं। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज 6.022 10⁻23। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, या जिसको हम इस तरीके से n0 से प्रेजेंट भी करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। यानी कि 1 मोल मास किसी भी सब्सटेंस के बारे में अगर हम बता रहे हैं वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास जो ग्राम के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने एटॉमिक मास ऑफ Cu 12 ग्राम एग्जैक्टली, ठीक है। 1 मोल ऑफ C12 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ C12 12 ग्राम, लेकिन एटम दोनों के अंदर लेकिन क्या है 12 ग्राम आया। 1 मोल क्या है, इसकी सेम क्वांटिटी हमने कार्बन के साथ देखी है, ठीक है। अब कॉपर का मास कितना है 63.5, ठीक है। अब ये कार्बन हो गया, ये कॉपर हो गया, दोनों के अंदर एटम कितने होंगे लेकिन 6.02 × 10⁻23, ठीक है। नंबर ऑफ मोल, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा तरीका नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर भैया क्या होगा 12 ग्राम तो कार्बन एटम होंगे ही होंगे। ये उसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया, या फिर आपका एटॉमिक मास हो गया इन ग्राम फॉर्मेट। उसके अंदर एटम कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 एटम होंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा, लेकिन उसमें एटम कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर जितने, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस क्या होगा रिलेटिव मास, मतलब बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर एटम कितने होंगे 6.022 × 10⁻23। तो मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं इस चैप्टर से, और मोल फॉर्मेट में आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि मोल इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी दैट इज अ मास इक्वल टू द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है। सो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 3, जहाँ पे वी ट्राइड टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स जो भी आपके हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, या इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस अगर किसी चीज़ की करनी है तो वो न्यूमेरिकल्स की करनी है। सो इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ वी विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट, वी विल प्रैक्टिस द NCERT एक्सरसाइज, आपके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल्स में हैं, एग्जाम्पलर में हैं, वो हम सारे एक अलग से वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, एंड देन वी विल कवर दिस प्रैक्टिकल पार्ट और दिस प्रैक्टिस पार्ट, ठीक है। सो इस चैप्टर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी बेनिफिट हो।
and we will meet in next video with some another chapter. Till then, thank you so much.